अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ समी इब्राहिम। अब पाकिस्तान में ईद के बाद जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, या जो सबसे बड़ा मसला है जिसको अपोजिशन लेके चल रही है और जिस पे वकीलों की भी कुछ तंजीमें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और सिंध के भी कुछ वकील हैं, वो मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस का। दो जजेस के बारे में, एक तो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा। अब हुकूमत इस सारे मामले में ये समझती है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी की है और उन्होंने प्रॉपर्टीज़ उनकी वाइफ ने, बच्चों ने बनाई हैं जिनका किसी भी जगह पर ज़िक्र नहीं है। टैक्स जो पेपर्स हैं, ना काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उन प्रॉपर्टी का ज़िक्र किया है और ना ही उनकी बेगम साहबा ने उस प्रॉपर्टी का ज़िक्र किया है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसकी रकम कहाँ से आई, उसके सोर्सेज क्या हैं। एफबीआर को इसका कोई ट्रेल नहीं मिली, इनकम टैक्स वालों के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये रेफरेंस भेजा। ये जो मामला था, इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बना दूं कि एक कंप्लेंट 10 अप्रैल 2019 को जो एसेट्स रिकवरी यूनिट बनाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनको आई। अब्दुल वहीद साहब ने ये दरख्वास्त दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के पास, उनकी फैमिली के पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो ख़रीदी गई हैं पिछले 10-12 साल में, 8-9 साल में, लेकिन उनका किसी भी जो उनके जो डिक्लेरेशन है जो उन्हें करने चाहिए थे, उसमें उनका ज़िक्र नहीं है। और ये पाकिस्तान के आइन की, कानून की, इनकम टैक्स लॉ की खिलाफ वर्जी है और जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। तो इसलिए इसकी तहकीकात शुरू हुई और 28 दिनों के अंदर अंदर ये पूरी जो प्रॉपर्टीज़ थी इनकी तफसील निकाल ली गई। और अब जो सरकार ने फिर नोटरी पब्लिक से सारे वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाए यूके में, पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है उन्होंने उसको स्टैंप किया, वो वापस पहुँचे। उसकी बुनियाद पर फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इतला दी गई, तो उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरीवन। तो ये रेफरेंस पेश कर दिया गया। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे पास तफसील है जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वेरी इंटरेस्टिंग है। ये एक प्रॉपर्टी है 40 ओकडेल रोड लंदन। ये ख़रीदी गई थी 28 जून 2013 में और इसको ख़रीदा गया था 2,70,000 पाउंड में। अब इसकी कीमत तकरीबन 4 लाख पाउंड है। इसका कहीं टैक्स में ज़िक्र नहीं है और ये उनकी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की वाइफ के नाम है। फिर एक प्रॉपर्टी है 9 एडिलेड रोड, ये भी लंदन में है, यूके में है और इसका भी वही मलकियत है। ये जो प्रॉपर्टी थी ये अप्रैल 2013 में इसको लिया गया था और 2,45,000 पाउंड में ये ख़रीदी गई थी। लेकिन अब इसकी जो कीमत है, बताया जा रहा है कि तकरीबन 4.5 लाख पाउंड है। अब जो इसकी, और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का जिनमें मैंने जिक्र किया, इस पर कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई लोन नहीं है, कैश पे ख़रीदी गई हैं। फिर एक तीसरी प्रॉपर्टी है जिसका जिक्र है 50 कॉनिस्टन कोर्ट, कैंडल स्ट्रीट लंदन। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी ज़रीना साहबा के नाम पर है और इसका जो टाइटल नंबर है वो है NGL 921691 और इसकी जो करंट वैल्यू है ये तकरीबन 6 लाख पाउंड है। और ये जो आखिरी दफ़ा 2004 में जब ये फ़रोख्त हुई तो 2,36,000 पाउंड में फ़रोख्त हुई। इसी तरह जस्टिस के आगा जो हैं उनकी भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो दोस्त हैं, जिन्होंने कॉलम भी लिखे हैं, जो अखबारात में लिख रहे हैं, उनका ये कहना है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो फैमिली है वो इंडिपेंडेंट है, वो जस्टिस साहब की डिपेंडेंट नहीं है और इसलिए जो वो नहीं उनके लिए होगा ज़रूरी कि वो उसको ज़ाहिर करें उसमें अपने टैक्स डिक्लेरेशन में। लेकिन सरकार कहती है कि 2014 से 2018 में जो टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं, चाहे वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के थे, चाहे वो उनकी अहलिया के थे, कहीं पर भी इन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र नहीं है। तो ये सवाल ये है कि एक तो ये
जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसकी खिलाफ वर्जी है, जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। लेकिन एक और जो इसमें अहम बात है वो ये है कि ये पैसे कहाँ से आए, इस पैसे का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है कि ये पैसे कहाँ से आए। तो ये हुकूमत ये समझती है कि ये एक फिट केस है और इसमें आगे चलकर मनी लॉन्ड्रिंग का जो चार्जेस हैं उस पर भी इन केसेस के हवाले से, इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात हो सकती है। और जस्टिस के आगा ने 2018 में अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी लंदन की, उनको ज़ीरो वैल्यू करके उन्होंने शो किया है। लेकिन दर हकीकत ये जो फैक्ट्स हैं ना वो कंसील किया। अब ये केस है हुकूमत का। अपोजिशन इसको कह रही है कि जनाब नहीं, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी ख़त पे ख़त लिख रहे हैं। सदर मुमलिकत को 2 ख़त लिख दिए उन्होंने बहुत तनकीद की है। सदर साहब से कहा है कि जनाब ये आपके पास जो रेफरेंस आया है इसकी तफसील मीडिया में आ गई है और क्या ये कोई एहतसाब हो रहा है, ये तो आप मेरा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। और उनके साथी कह रहे हैं जी उन्होंने क्योंकि बड़ा वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते रहते हैं तो इसलिए उनको जो है ये निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि उन्होंने जो अपने 2 ख़त लिखे सदर साहब को, ये जो कुछ जिसमें उन्होंने इन चीज़ों का इजहार किया कि जनाब ये क्या हो रहा है, वो ख़ुद भी मीडिया को लीक किए। और उनके मीडिया, जिस मीडिया ने लीक किए वो उनका पसंदीदा मीडिया, जिसमें ये सारी बातें आई। अब ये एक युद्ध वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट बार जो है उसने कहा है कि जी वो तो बिल्कुल मरने के लिए आएंगे, और भी बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हैं। हुकूमत इसको कोशिश कर रही है लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस पे किसी तरह पीछे नहीं हटेंगे। अब तक की जो सूरत हाल है सारी, उसमें जो अपोजिशन का जो पहला वार था जिसको आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने प्लान किया और फिर ताहिर ख़ान साहब को कन्विंस किया, चेयरमैन नैब के हवाले से एक वीडियो आई, क्योंकि वो ज़रदारी साहब नैब को एक दफ़ा डिसफंक्शनल करना चाहते थे। उनका जो उन्होंने प्लान बनाया था उसमें यह था कि इस कदर प्रोपेगेंडा किया जाएगा, इस तरह अपोजिशन इस मामले को उठाएगी कि नैब डिसफंक्शनल हो जाएगा, नैब के चेयरमैन इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में तूफ़ान खड़ा कर दिया जाएगा, जिससे जो ही नैब डिसफंक्शनल होगी तो उनके जो केसेस हैं या जो इस वक्त नून लीग के जो कायदीन के केसेस हैं वो हॉल्ट हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। वो पहला हमला उनका नैब को डिसफंक्शनल करने का नाकाम हो गया। दूसरा, अब जो होगा, जिस तरह अमानुल्लाह कनरानी साहब और बहुत सारे दूसरे लोग वो एहतजाज के लिए आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब का अब रोल शुरू हो रहा है। उसमें उनसे ये तवक्को की गई है, उन्होंने ये वादा भी किया है कि जो मदारस के बच्चे हैं उनको वो लेके आएंगे और एक भरपूर अंदाज में तहरीक होगी, हम इस्लामाबाद को सीज़ करेंगे और जो बिल्कुल हम मजबूर कर देंगे गवर्नमेंट को कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से अपने डिसीजन को रोके, वगरना ये एक बिल्कुल जंग की सी कैफियत होगी। तीसरा जो अहम इशू है पीटीएम का, उसमें भी अपोजिशन को कामयाबी ज़्यादा नहीं मिल सकी, इसलिए ना ही मिलेगी, इसलिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई। वो जो सारा हमला किया पीटीएम ने चेक पोस्ट पर, प्लान तो ये था कि वो जो हमला भी किया जाएगा और फिर जो लोग कत्ल होंगे उनकी बुनियाद पर तनकीद भी की जाएगी फ़ौज पर, और इसको एक इशू बनाया जाएगा और बिलावल भुट्टो ने उसको बनाया भी। लेकिन उसमें मसला ये हुआ है कि उसमें कुछ वीडियोस बन गई हैं जिसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों एमएनएज़ जो हैं लोगों को उकसा रहे हैं, लोगों के पास असला है और जो फ़ौजी जवान हैं उनके पास कुछ भी नहीं है। वो बेचारे डंडों से खड़े हुए हैं वहाँ पर, और इन्होंने उन जवानों पर हमला किया और जिसमें एक जवान शहीद भी हुआ। अब ये एक ऐसा केस है जिसमें कोई रियायत नहीं मिल सकती, और जो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस, वो साबित करता है कि पीटीएम जो है इस मामले में वो जो उन्होंने स्कैंडलाइज़ करने की कोशिश की है उसमें उनको कामयाबी नहीं हो रही। अब ये जो सारी सूरत हाल है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं और ये समझते हैं कि वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ़ और चीफ़ जस्टिस ये मिलकर बैठें और ये फ़ैसला करें कि क्या इस निज़ाम को बचाना है, इस निज़ाम को लेके चलना है जिसने पाकिस्तान के लोगों को कुछ नहीं दिया, जिसमें जो करप्ट लोग हैं दौलत के बलबूते पर इसमें आ गए हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, सिस्टम को, फ़ौज को, अदलिया को, और उन्होंने जो पाकिस्तान है उसका जो सर्वाइवल है उसको एट स्टेक कर दिया, या फिर वो पाकिस्तान को लेके आगे चले। क्योंकि सिस्टम जो है कोई भी,
वो मुल्क के लिए बनाया जाता है, मुल्क सिस्टम के लिए नहीं बनाए जाते। बड़ा अच्छा फ़ैसला किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल को अब उसकी जगह वो डायरेक्ट आर्मी चीफ़ से बात कर लेंगे। ये बहुत अच्छा एक फ़ैसला है। वो जो इस वक्त जो ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा, आर्मी चीफ़, चीफ़ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मिलकर बैठकर फ़ैसला करें और पाकिस्तान को वो निज़ाम दें, उसको रियासत को बचाने के लिए, पाकिस्तान की रियासत को बचाने के लिए जो अहम इक़दामात हैं, जो करने बहुत ज़रूरी हैं, वो उनको करें। क्योंकि अगर ताख़ीर हो गई तो फिर अगर वक्त गुज़र गया और पानी ख़तरनाक हद तक चढ़ गया, तो फिर अगर जो वो करना भी चाहेंगे तो शायद उस वक्त नहीं कर पाएंगे। अब वो मौका है कि इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म, सदर चीफ़ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ़ ये मिलकर फ़ैसला करें और वो इक़दामात करें जिसकी ज़रूरत है। वगरना ये जो सारी कहानी है, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो जिस तरह से वारदात कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, सूरत हाल उसमें ख़ासी गंभीर होती नज़र आ रही है।